हेलो दोस्तों, आज से हम आप लोगों के लिए कक्षा 9th की विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जो बायोलॉजी वाले चैप्टर हैं वो अभी पढ़ाएंगे हम। उसके बाद जो लास्ट वाले चैप्टर हैं वो बाद में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो बायोलॉजी के चैप्टर आप लोगों के बायोलॉजी के चैप्टर शुरू होते हैं अध्याय 5 से। जो अध्याय 5 है आप लोगों का, वो है आपका कि जीवन की मौलिक इकाई। अध्याय 5 का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो आज हम आप लोगों को अध्याय 5 पढ़ाने वाले हैं, जो बायोलॉजी का चैप्टर है। और कक्षा 9th के जो मैथ के वीडियो हैं वो डले हुए हैं आप लोगों के। आज से हम आप लोगों के लिए विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो अध्याय 5 है आप लोगों का, उसमें है जीवन के बारे में, ठीक है, कि जीवन आखिर है क्या। उसमें कोशिकाओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, जंतुओं के बारे में, सभी के जीवन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करना है अपन को बात कोशिका के बारे में कि आखिर ये कोशिका है क्या, इसकी खोज किसने की, किस सन में हुई इसकी खोज। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है इसके अभ्यास का एनसीईआरटी किताब का, कि कोशिका की खोज किसने की व कैसे की। कोशिका की खोज किसने व कैसे की, ठीक है। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन, आज के बाद आप लोगों को डेली साइंस के वीडियो मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना, समझना व फिर बनाते रहना साथ साथ में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। तो पहला जो क्वेश्चन है अपना, कोशिका की खोज किसने व कैसे की। ठीक है, कोशिका की खोज किसने व कैसे की। अब जो कोशिका की खोज है ये की थी रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कब की थी? 1665 में। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। कैसे की थी? तो जो एक कॉर्क लिया था उन्होंने, कॉर्क की एक पतली काट ली थी। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कॉर्क की पतली काट ली और उसमें जो उन्होंने स्वयं निर्मित, मतलब स्वनिर्मित मतलब होता है स्वयं के द्वारा निर्मित, जो उन्होंने स्वयं से एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था, तो उस सूक्ष्मदर्शी से उस कॉर्क की पतली काट को ध्यान से देखा। ठीक है, ठीक है, उस पतली काट को देखा तो उन्होंने पाया कि उस पतली काट में, कॉर्क की पतली काट में एक कुछ कोष्ठ, छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने उस प्रकोष्ठ को नाम दे दिया कोशिका और कोशिका की खोज कर दी। ठीक है, ये है अपना पूरा आंसर कि कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने एक कॉर्क की पतली काट को स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्होंने पाया कि कॉर्क में कुछ छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, जिनकी संरचना कैसी है? जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी है। जिनकी संरचना कैसी है? मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना है। तो उन्होंने उस छोटे छोटे प्रकोष्ठ को नाम दे दिया कोशिका। होगी कोशिका की खोज। तो हम आपको लिख के बताएं इसका आंसर। आंसर लिखेंगे, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इन्हें 1665 में 1665 में की थी। उन्होंने
उन्होंने कॉर्क की एक पतली काट को स्वनिर्मित मतलब होता है स्वयं के द्वारा निर्मित, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा तो उन्होंने पाया कि उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ मतलब होता है खंड, प्रकोष्ठ, छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान है। उन्होंने उन प्रकोष्ठों को कोशिका नाम दिया, प्रकोष्ठों को कोशिका नाम दिया। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा कि कोशिका की खोज किसने व कैसे की। तो सबसे पहले ये कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में की थी। और कैसे की? उन्होंने कॉर्क की एक पतली काट को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा तो उन्होंने पाया कि उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान है। उन्होंने उन प्रकोष्ठों को कोशिका नाम दिया। ठीक है, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। आज आप लोगों की 9th की पहली क्लास है विज्ञान की, तो आप लोग अच्छे ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम आपको अब दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। अब है दूसरा क्वेश्चन कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो अब ध्यान से सुनो इस आंसर को। तो जो कोशिका होती है, प्रत्येक जीव जिसे अपन आसपास देखते हैं, जितने भी जीवों को अपन आसपास देखते हैं, उनका निर्माण कोशिका से ही होता है। ठीक है, कैसे होता है? कोशिका से ही होता है। और कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं और अन्य कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। कुछ एक कोशिकीय और अन्य बहुकोशिकीय। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनका निर्माण भी एक ही कोशिका से होता है, लेकिन वो बदल कैसे जाते हैं? बहुत सारी कोशिकाओं में। जैसे बहुकोशिकीय जीव हैं तो उनका भी निर्माण कैसे होता है? एक ही कोशिका से होता है, लेकिन वो कोशिकाएं बदल जाती है, मतलब वितरित हो जाती है बहुत सारी कोशिकाओं में। ठीक है, तो कुछ कोशिकाएं जो कुछ अंग होते हैं अपने शरीर में, वो कोशिकांग कहलाते हैं। ठीक है, जो कोशिकांग होते हैं तो कुछ कोशिकांग एक मूल कार्य करते हैं, मूलभूत कार्य करते हैं, कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं। तो उन विशिष्ट अंगों को या तो विशिष्ट कोशिकांग कहते हैं या विशिष्ट अंग कहते हैं।
तो जो संरचना है कोशिका के द्वारा और जो क्रिया जो कार्य करते हैं, मतलब कुछ कोशिकाएं संरचना बनाती हैं और कुछ कोशिकाएं अंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो कोशिका होती है वो एक क्रियात्मक व संरचनात्मक मूलभूत इकाई है। कैसी है? क्रियात्मक व संरचनात्मक मूलभूत इकाई है। ठीक है, जो हम आप लोगों को क्वेश्चन अब हम लिख के बता रहे हैं आप लोगों को। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? हमने बताया कि कुछ जो कोशिकाएं होती हैं वो संरचना के कार्य में आती हैं और कुछ कोशिकाएं होती हैं वो कार्य के कार्य में आती हैं। मतलब कुछ कोशिका जो होती हैं अंग, जिन कोशिकाओं से अंग बनते हैं तो वे अंग कोशिकांग कहलाते हैं और वे कोशिकांग कार्य करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, क्रियात्मक। और जो कुछ कोशिकाएं होती हैं वो सिर्फ संरचना बनाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, संरचनात्मक। तो एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को यहीं पर लिख के, जो अपना दूसरा क्वेश्चन है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका जो आंसर है, सभी जीव जंतु कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। सभी जीव जंतु कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। कुछ एक कोशिकीय तथा अन्य बहुकोशिकीय होते हैं और प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही बनता है और कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं। प्रत्येक कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है और प्रत्येक कोशिका में विशिष्ट अंग होते हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं, इन्हें कोशिकांग कहते हैं। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है। प्रत्येक कोशिकांग विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन आदि। अतः इसी कारण कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ये हो गए अपने दोनों क्वेश्चन। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि CO2 तथा पानी कोशिका के अंदर तथा बाहर कैसे आते जाते हैं। CO2 तथा पानी कोशिका के अंदर बाहर कैसे आते जाते हैं। ठीक है, तो अपन को लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 कि CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर बाहर जाते हैं, कैसे अंदर बाहर जाते हैं। अंदर तथा बाहर लिख दो। CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं।
तो सबसे पहले CO2 देख लो अपन। जो CO2 होती है तो कोशिका में उच्च सांद्रता के कारण, CO2 की कोशिका में उच्च सांद्रता के कारण विसरण की क्रिया द्वारा निम्न सांद्रता की ओर कोशिका से बाहर आ जाती है। ठीक है, CO2 कोशिका के उच्च सांद्रता के कारण विसरण क्रिया के कारण बाहर आ जाती है, और जो पानी यानी कि जल जो है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे CO2 का कि CO2 की उच्च सांद्रता के कारण CO2 की उच्च सांद्रता जब कोशिका में होती है, CO2 की उच्च सांद्रता जब कोशिका में होती है तो CO2 निम्न विसरण की क्रिया द्वारा, तो CO2 विसरण की क्रिया द्वारा कोशिका के बाहर निम्न सांद्रता की ओर आ जाती है, निम्न सांद्रता की ओर आ जाती है। ठीक है, इसके बाद है जल। जबकि जल परासरण की क्रिया द्वारा कोशिका की क्रिया द्वारा कोशिका की वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर, उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर आ जाती है। आ जाता है। देख लो आप लोग, CO2 की उच्च सांद्रता जब कोशिका में होती है तो CO2 विसरण की क्रिया द्वारा कोशिका के बाहर निम्न सांद्रता की ओर आ जाती है। ठीक है, जबकि जल परासरण की क्रिया द्वारा कोशिका की वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर आ जाता है। ठीक है, जब कोशिका के अंदर उच्च सांद्रता हो जाती है
CO2 की, तो वो निम्न सांद्रता की ओर बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे निम्न सांद्रता हो जाती है CO2 की बाहर, तो वो उच्च सांद्रता की ओर अंदर आ जाती है। लेकिन जबकि जल जो है, जब जल में बाहर निम्न सांद्रता हो जाती है तो वो उच्च सांद्रता की ओर अंदर कोशिका के अंदर आ जाता है। जो कोशिका के अंदर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, उसके द्वारा वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण करता है, परासरण करता है और CO2 विसरण की क्रिया करती है। ठीक है, आ गया समझ में? आपके आज तीनों क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। इसके बाद आप लोगों को जो चौथा, पांचवा, छठवां क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा अच्छे से। आप लोग ध्यान से देखना, तो आप लोगों को तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग को जो नेक्स्ट वीडियो है वो 1-2 दिन में आ जाएगा। थैंक यू।